हेलो गाइस, सबसे पहले तो मैं बता दूं आज का स्पेशल स्पेशल इंटरव्यू है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। और आज हमारे साथ में बहुत स्पेशल गेस्ट है। सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूं केशव को। केशव इज अ रिकॉर्ड होल्डर, इंडिया लेवल पर रिकॉर्ड होल्ड करता है बंदा। थोड़ा सा बता दो रिकॉर्ड के बारे में। ठीक है। हाय हाय संकेत, कैसा है भाई? बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सो देखो, रिकॉर्ड तो है रिगार्डिंग यंगेस्ट सीए, मतलब सीए में रैंक था मेरा सीए फाइनल में AIR 20। तो रिकॉर्ड तो उसके रिगार्डिंग है, यंगेस्ट 19 ईयर्स 4 मंथ्स वाला। तो वो तो उसका रिकॉर्ड है। भाई, जब और लोग बच्चे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि हम क्या करेंगे, तब सीए कर चुका था, रैंक आ चुकी थी और रिकॉर्ड बन चुका था। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस उसके लिए। थैंक यू सो मच। और संकेत हाँ। संकेत हम केशव को ऐसी चाइल्ड चाइल्ड प्रोडिजी थोड़ी बोलते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में चाइल्ड प्रोडिजी जरूर मेंशन करना। और विवेक भाई के बारे में बता दूं कि विवेक भाई हमारे साथ में हॉस्टल में थे। केशव भाई भी हॉस्टल में थे, वैसे तो विवेक भाई से थोड़ी ज्यादा बातचीत हुई थी हॉस्टल में। और अभी आज दोनों हमें बताएंगे और हमारे साथ में शेयर करेंगे कि कैट जो दिया है उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है और उससे रिलेटेड अब आगे के क्या प्लान है। क्योंकि बहुत सारे लोग सीए करने के बाद में सोचते हैं कि एमबीए भी करना पड़ेगा, या पहले से उनके प्लान होता है सीए के बाद एमबीए करने का। तो हमारे साथ में दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें अचीव करी है। तो हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे और बताएंगे कि कैसे हमें आगे प्लान करना चाहिए। सो वेलकम टू दिस पॉडकास्ट बोथ ऑफ यू। थैंक यू संकेत सो मच। फॉर इनवाइटिंग अस। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एज वेल। शुरू करते हैं सबसे बेसिक क्वेश्चन के साथ में कि ये एमबीए करने का डिसीजन सीए के साथ में या उसके पहले ले लिया था या करने के बाद में डिसाइड किया? विवेक, तू आंसर करेगा, मैं करूँ? कर दे। सो देख, ऐसा था कि सीए तक तो कुछ आइडिया नहीं था। देख, यहाँ पे आईपीसीसी मैंने जयपुर से किया था। उसके बाद में फिर आर्टिकलशिप करने अपन सब बॉम्बे आ गए थे। उस टाइम पे तो एक ही टारगेट था, सीए हो जाते हैं, लाइफ सेट है। सीए हो जाएगा बस, फिर कुछ नहीं करना, लाइफ में हो गया। तो अब बट सीए हुआ उसके बाद में फिर ऐसा। तो सीए से पहले मेरे माइंड में नहीं था कि एमबीए करना है। तब तक था कि एक बेसिक टारगेट है, सीए करना है, उसके बाद में देखते हैं क्या करेंगे, बाद में सोचेंगे, तब तक कुछ नहीं सोचेंगे। सो सीए हुआ, उसके बाद में फिर जॉब ज्वाइन किया मैंने। सो राइट, आई एम वर्किंग विद HCL। सो जॉब करते टाइम मेरे को रियलाइज हुआ कि यार कुछ एक एडिशनल फैक्टर चाहिए। एज मेरी साइड पे थी, एज का मेरे पास एडवांटेज था ही। तो मैंने फिर इस बेसिस पे, और एक दो रीजन थे कि सीएस को है ना, जनरली दो डोमेन में जॉब काफ़ी कम मिलता है, कंसल्टिंग और आईबी। यहाँ पे एमबीएस को प्रेफरेंस देते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज रहता है, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी, आपके इंटरव्यूज हो, सब कुछ हो, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। बट स्टिल आप एमबीएस जो ऑलरेडी आई एम ग्रेजुएट्स है, आप उनसे पीछे रहते हो। सो मेरे को लगा कि इन दो डोमेन को मेरे को एक्सपीरियंस करना है, तो मेरे को करना पड़ेगा। तो वो मेरा मेन रीज़न था, मेरे को एमबीए करना है। सो इसी बेसिस मैंने डिसाइड किया कि यार करते हैं, साथ साथ एमबीए में ट्राई करते हैं। हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो ठीक है, चल तो रही है, सीए तो ही ऑलरेडी। ये था। संकेत भाई, इसमें मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगा। हाँ। इसमें आपका मतलब काफी वैलिड क्वेश्चन है कि हमें पहले आइडिया नहीं था इसका, और इसके कारण हमें काफी डिसएडवांटेज भी हुआ है। वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि हमें क्या क्या पहले से करना चाहिए था। अच्छा। तो इसलिए मैं हमारे टाइम पे एक्चुअली, अगर आपके जैसे टीचर हमें मिले होते जिन्होंने हमें पहले बताया होता क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आगे रहेगी, तो हम उस टाइम पे मतलब जो गलतियां की वो सुधार सकते थे। मैंने तो नहीं नहीं, इसमें ज्यादा जेन्युइनली पैसे लॉट ऑफ बिल्कुल नहीं थिंग्स। दिए विवेक को, बिल्कुल ज्यादा पैसे नहीं दिए बोलने के लिए। हाँ। नहीं नहीं, जेन्युइनली यार, मतलब ये रहना जनरली चाहिए। देयर मेरे को आर खुद को लॉट ऑफ लगता थिंग्स। था हाँ। कि है ना, उस टाइम पे हॉस्टल में जैसे कुछ कुछ सेमिनार होते थे ना, बट ऐसा नहीं लगा कि इस तरह से रिलेटेड है कि फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो, फ्यूचर में आपको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। क्योंकि अभी तक देख कैसे रहता है कि आप पहले ट्वेल्थ करो, उसके बाद सीपीटी करो, आईपीसीसी करो, 3 साल की आर्टिकलशिप है, आर्टिकलशिप करो, उसके बाद सीए फाइनल है। बहुत सॉर्टेड पाथ होता है कि आपको पता रहता है क्या करना है सीए तक। ठीक है, आप सीए हो गए, अपन सबके माइंड में बहुत कन्फ्यूजन था कि आप क्या करना है। तो हमारे माइंड में बहुत कन्फ्यूजन था कि जॉब, प्रैक्टिस, आगे पढ़ाई, बहुत सारे कन्फ्यूजन आते हैं। तो इस तरह से अगर कोई ऑलरेडी गाइड कर रहा होता उस टाइम पे, तो बहुत हेल्पफुल हेल्प मिलती। अभी एक बेनिफिट देख, जैसे अभी हमें ड्यूरिंग एमबीए प्रिपरेशन में क्या रियलाइज हुआ कि हमारा है ना अंडर ग्रेजुएशन कोई, जैसे हमारा ओपन यूनिवर्सिटी है और अपन से मुंबई राइट। ट्रांसफर ले लिया था। हम्म। तो हमारा मेरा फर्स्ट ईयर राजस्थान यूनिवर्सिटी से था, कॉमर्स कॉलेज से था। बट मेरे को ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना पड़ा, बिकॉज मुंबई गया था आर्टिकलशिप, और वो सेम सिटी में नहीं थे राइट। कॉलेज। तो उस टाइम पे मेरे को रियलाइज, मेरे को नहीं पता था कि इग्नू से करने का डिसएडवांटेज होएगा मेरे को बाद में। अच्छा। क्योंकि अब ये इस चीज़ का डिसएडवांटेज होता है कैट के अंदर, और हमें नहीं पता था कि अंडर ग्रेजुएशन के मार्क्स भी मैटर करते हैं।
तो अगर मेरे को वापस ऑप्शन मिलता कि टाइम मशीन होता कुछ वापस जाके मैं कर सकता, तो मैं 12th के बाद ही मुंबई जाता और HR वगैरह कहीं पे एडमिशन लेता और ट्राई करता कि बीकॉम में मेरा अच्छा स्कोर हो, ताकि यहाँ पे मेरे को हैम्पर नहीं करता वो MBA। अच्छा, केशव ने काफी सही पॉइंट ऐड किया इसमें। अपना ग्रेजुएशन को, एक बात बताता हूँ मैं, सीए स्टूडेंट्स के लिए कॉमन थिंग है, सब लोग ग्रेजुएशन को बहुत लाइटली लेते हैं। हाँ। सब लोग, मतलब किसी ने भी सीरियसली नहीं किया ग्रेजुएशन। एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ते हैं, उसको जैसे तैसे करके पास करना रहता है। पर ये मैं आपको बता देता हूँ, आगे जाके जितनी भी अपॉर्चुनिटीज अपन अदर देन सीए एक्सप्लोर करेंगे, चाहे वो अपना MBA का हो या फिर और भी कई गवर्नमेंट क्या बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के रहते हैं, सेबी का, RBI का, इन सब में काफी जगह मैटर करते हैं आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स। तो वो जो है ना, आपको ग्रेजुएशन को अभी सीरियसली लेना चाहिए, अच्छे कॉलेज से करना चाहिए और अच्छे परसेंटेज के टारगेट करना चाहिए। मतलब मैं इग्नू का डिसएडवांटेज ये था, इग्नू कॉलेज बेकार नहीं है, तो उसमें हमने क्या है कि 1 ईयर का कोर्स है ये, मतलब जो इसका शॉर्ट ड्यूरेशन जो रहता है ना, ड्यूरेशन भी मैटर करता है। तो अगर आपको ट्राई करना चाहिए ग्रेजुएशन 3 इयर्स का ये पूरा, और उसके अंदर आप एटलीस्ट 65% या 70 से ऊपर टारगेट रखो। और अगर कोई HR मतलब उससे कर रहा है मुंबई यूनिवर्सिटी से, जहाँ पर अच्छे परसेंटेज मिलते हैं, तो उनको तो और भी हाई टारगेट करना चाहिए। मिलते हैं या निकालने पड़ते हैं? नहीं, यूजुअली इट डिफर्स बिटवीन यूनिवर्सिटीज, इट्स अ कॉमन फैक्ट, लाइक देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट दैट। सो मैंने देखा है, मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी से जितने मेरे दोस्तों ने किया था, सबके अराउंड 80-85 रहते हैं। जो राजस्थान, यहाँ पर राजस्थान से करते हैं, उनके कम रहते हैं बेसिकली। तो जो भी हो, मान लो उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए कि अपने ग्रेजुएशन 3 साल का और उसमें मार्क्स भी अच्छे हैं, तो टारगेट करना चाहिए, आगे काफी हेल्प हो जाएंगे। 80-85 बोल रहे उन दोस्तों को बता दूं कि ज्यादा होशियार समझने की जरूरत नहीं खुद को, ऐसा। नहीं नहीं, बातों से बहुत लोग ऑफेंड होंगे। 80-85 तो ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रहा। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब ठीक है, जो भी है तुम अपने अकॉर्डिंगली प्लान करो कि तुम्हें कितने परसेंटेज लाने हैं, और अच्छे कॉलेज से करने का ट्राई करो। और उसके अंदर आपको, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, अभी जैसे कैट का मैंने दिया, मेरे परसेंटाइल अच्छे थे, पर फिर भी मेरे को कोझिकोड ने एलिमिनेट कर दिया, मेरे को लिया ही नहीं, उन्होंने कॉल भी नहीं दिया कोझिकोड ने। रीजन, क्योंकि मेरे ग्रेजुएशन में 59% थे, उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट ही 60% है। So it doesn't matter, मैं अगर 100 परसेंटाइल भी लेके आता ना कैट में, it doesn't matter, I would not have been the eligible candidate for that. जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, कितने परसेंटाइल है अगर आप बताना चाहो? मेरे 99.56 है। गाइस, 99.56 परसेंटाइल के बाद भी IIM कोझिकोड ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ग्रेजुएशन में 59%। करेक्ट। अच्छा, तो ग्रेजुएशन काफी इंपॉर्टेंट है, खाली इसमें नहीं, MBA है, और भी काफी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं आगे, सब में ग्रेजुएशन में मिनिमम रिक्वायरमेंट हर जगह रहती है। और अगर बढ़िया होते हैं ना, तो उसका भी आगे आपको उसके बेसिस पे मार्क्स भी मिलते हैं फाइनल सिलेक्शन में, हर कॉलेज में, नॉट इन कोझिकोड, जितने भी IIMs रहते हैं सब में आपको उसका वेटेज रहता है। तो उसको बढ़िया जगह से करने का और बढ़िया परसेंटेज का टारगेट करो, और 3 इयर्स का ट्राई करो, हो सके तो पूरा। पर जैसे आप दोनों ने बताया कि जब तक CA कर रहे थे तब तक तो पता ही नहीं था, CA के आगे का पता ही नहीं था, तो इसलिए हमने गलती किया ना, हमने इग्नू से किया 1 साल का, राइट। तो ग्रेजुएशन में ध्यान भी नहीं दिया मैंने, खाली। हाँ, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको ये सोचना चाहिए ऑलरेडी कि उन्हें आगे MBA करना है? वो लोग ही पहले से ग्रेजुएशन पे ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। देखो, इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अपना क्या है, फर्स्ट और प्राइम टारगेट है CA क्लियर करना, CA फाइनल। ठीक है, तो CA फाइनल और आपका जो इंटर्नशिप है बढ़िया जगह से करो, और उसको मन लगा के करो अच्छे से, वो अपना प्राइमरी टारगेट है। पर कुछ लोग जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स भी होते हैं, जिनको पता है हम CA मतलब फाइनल से एग्जाम्स हम लोग लास्ट के 3-4 महीने स्टडी करके निकाल लेंगे। या फिर स्टार्टिंग में भी काफी टाइम रहता है, जिसका जैसे अगर किसी का आर्टिकलशिप इतना प्रेशराइज नहीं है, जिनके पास एडिशनल टाइम बच रहा है, वीकेंड्स पे टाइम मिल रहा है, डेली भी थोड़ा टाइम मिल रहा है, तो उनको फिर अपना ग्रेजुएशन और अपना बाकी का प्रोफाइल इंप्रूव करना चाहिए, ताकि वो आगे MBA के लिए प्लान कर सके। क्योंकि इसका प्रोफाइल भी बहुत मैटर करता है, आपने कितनी एक्टिविटीज में पार्ट लिया, अदर एक्टिविटीज में। बट किस किस को ऑलरेडी प्लान कर लेना चाहिए कि उन्हें आगे MBA करना ही चाहिए? इस पे ऐसा है कि प्लान करके कुछ नहीं हो सकता। अपन बचपन में सोचते थे कि पायलट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, कुछ नहीं होता, सब कुछ बाद में अलग ही चल रहा होता है। अपन किसी ने सोचा था कि 5 साल पहले अपन ये कर रहे होंगे, CA बनने के बाद अपन अपना लाइफ में बहुत बेसिक टारगेट था, CA बन जाएंगे, सब कुछ सॉर्ट है। बट बाद में रियलाइज होता है कि ये करना चाहिए। तो अभी जस्ट ये है कि उस टाइम पे कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि MBA करना है नहीं करना। इट्स जस्ट दैट कि आप उस टाइम पे कम से कम अपने बेसिक्स वो रखो कि अगर आपको बाद में जरूरत पड़े तो आपको प्रॉब्लम ना हो। आप कोई रेगुलर कॉलेज से करने से आपको कोई कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट पुट नहीं करने पड़ रहे, आपका वो सेम बेसिस चल रहा है। आप कॉलेज आप एनीवेज करने वाले थे, अंडर ग्रेजुएशन आप करने वाले थे, तो वो आप करो, बट आप ट्राई करो कि जितना पॉसिबल हो सके। हमारे केस में अलग हो गया था कि हम सिटी चेंज कर दी,
लेकिन अगर तब पता होता, हमें ये तो पता था कि आर्टिकलशिप मुंबई जाके करनी है, तो अगर मेरे को पहले पता रहता ना, मैं 12th के बाद ही चल जाता मुंबई। इंस्टेड 1 साल का ही तो डिफरेंस था आईपीसीसी और 12th में, तो राइट। 1 साल बाद जाने की जगह मैं पहले चल जाता। तो इसी तरह से अगर किसी का मन में है कि सीए करना है, तो ये वाला क्राइटेरिया अपना सॉर्ट रखो कि अंडर ग्रेजुएशन मैं रेगुलर कॉलेज से करूंगा, ओके। और वो ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो इन केस अगर करो। राइट। विवेक, आप कुछ ऐड और करें? इसके अंदर संकेत मैं बोलना चाहूंगा, जैसे आपने बोला कि इसको टारगेट करना चाहिए, हाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। अगर किसी को सीए में काफी इंटरेस्ट है, जो काम वो आर्टिकलशिप में कर रहा है, एंड ही थिंक्स कि उसको फ्यूचर में यही करना है, और उसको ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन अदर फील्ड्स दैट आर अवेलेबल थ्रू एमबीए, राइट? इफ ओके। व्हाई वी डू एमबीए? बिकॉज वी वांट टू एक्सपेंड अवर अपॉर्चुनिटीज। राइट। तो अगर ऐसे कोई लोग हैं जिनको काफी इंटरेस्ट है और उसको पता है, उसको फिक्स है कि मेरे को यही काम करना है आगे जाके, उसको अपना खुद का अपना खुद का सोल प्रोप्राइटरशिप करना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है, तो उस केस में बेसिकली वो लोग टारगेट मतलब उनको नहीं सोचना चाहिए एमबीए के लिए, क्योंकि उनको पता है कि मेरे को यही करना है, तो फिर वो सीए पे फुल फोकस रखें। अच्छा। तो मैं उनको नहीं कहूंगा, पर इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको एमबीए के लिए कुछ पहले से तैयारी नहीं करके रखनी है, केवल अपना जो प्रोफाइल है वो अच्छा बना के रखना है, ग्रेजुएशन को अच्छी जगह से करो, राइट। ठीक है? इसके अलावा मैं एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ, आपका सीए का मार्क्स भी बहुत डिपेंड करता है। अब जैसे अपना एग्जांपल केशव है सामने, ठीक है? हाँ। तो केशव के है ना इसमें केशव का सीए में रैंक है, अपने को पता है, तो इसको बिल्कुल। रैंक के कारण है ना, मतलब इसको अहमदाबाद से तो कॉल आ ही जाता है, अहमदाबाद विच इज अच्छा। द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन आईआईएम। तो राइट। उससे इसको मतलब मोस्टली, क्योंकि अहमदाबाद में क्या है, सीए का रैंक का एक अलग से क्राइटेरिया, रैंक का नहीं, वो परसेंटेज का है, पर वो रैंक आती है तो आपका परसेंटेज ऑब्वियसली हाई हो जाता है। हाई हो उसमें आई जाए। थिंक 63% से ऊपर का है, तो 63% होते हैं, इसको 10 मार्क्स एडिशनल मिलते हैं, ओके। यू अंडरस्टैंड? 100 में से तो उसका काफी वेट बढ़ जाता है, तो उसके कारण बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूँ सीए पे फोकस करो, क्योंकि इसका भी इम्पैक्ट आएगा आगे। तो सीए ओके। तो आपका प्राइमरी टारगेट है ही, एमबीए करना है तो भी, पर राइट। अपना प्रोफाइल अच्छा रखो, सीए में रैंक का ट्राई करो, ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स का ट्राई करो। तो बेसिकली ग्रेजुएशन अच्छी जगह से करो और अच्छे परसेंटेज के साथ में करो, सीए भी अच्छे परसेंटेज के साथ में क्रैक करने क्लियर की करो, कोशिश करेक्ट, करो, और करेक्ट, उसका फायदा आपको एमबीए में और ज्यादा मिलेगा, जिसकी वजह से ऑफ मिलेगा, कोर्स फिर आगे करेक्ट, करियर अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा बन जाती है। ओके, तो राइट। हर जगह पर ध्यान रखते हुए चलना है और हर जगह पर फुल ऑन मेहनत करनी है, यही आप दोनों की तरफ से एडवाइस है। करेक्ट, नाउ एफर्ट वन तो देना थिंग, है, अब होगा जो होगा देखा जाएगा, एफर्ट देना है अपनी तरफ से बेस्ट। एफर्ट फुल देना एफर्ट है। देना है, करेक्ट। अब मुझे पता है, मैं व्यूअर्स को भी बता देता हूँ कि आप दोनों ने 3 बार ट्राई किया, दिस वाज योर थर्ड ट्राई फॉर कैट, राइट? राइट, राइट। तो हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू कीप ट्राइंग, एंड क्या चीज ऐसी थी जो आपको मोटिवेट कर रही थी? तो आई विल गिव द आंसर। तो देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट था जब अपन सबका सीए हुआ था मई 19, हम्म। उसके जस्ट बाद में नवंबर में सब फॉर्म भर रहे थे। मैंने कहा कि भर देते हैं, फॉर्म भर देते हैं, फॉर्म भरने में कुछ नहीं जा रहा। हम्म। तो उस टाइम पे विवेक ने भी भर दिया था, और भी फ्रेंड्स थे, सबने भर दिया फॉर्म। और एक दिन पहले मैं जयपुर में था, मेरा सेंटर नोएडा था, मैंने कहा कि देना ही नहीं देना। तो लोगों ने बोला फॉर्म भर दिया तो दे तो दे। हाँ। मेरा वर्क लोकेशन नोएडा था, तो मैं गया नोएडा में, जाके लिख दिया मैंने एग्जाम। हो गया मेरा, अच्छा हो गया। मेरे को पता नहीं था कि 90 मेरा परसेंटाइल आया 95.78। ठीक है, अच्छा। मेरे को लगा कि इस परसेंटाइल में कॉल तो कुछ नहीं आएंगे, क्योंकि जनरली आई एम अगर आपको एबीसी से चाहिए, लखनऊ, कोझीकोड, इंदौर से कॉल चाहिए, तो 98 99 चाहिए रहता होगा। मेरे को लगा मेरा परसेंटाइल 95 है, तो कॉल नहीं आने वाला। हम्म। बट सरप्राइजिंगली, जैसा विवेक ने प्योर बताया, रैंक का बेनिफिट दिखेगा। सीए का एडवांटेज वहां पे मेरे को कॉल आ गया अहमदाबाद से अहमदाबाद और कॉल आया। कोझीकोड से। अहमदाबाद एंड कोझीकोड से कॉल आया, अच्छा। है ना। मैंने उस टाइम पे सोचा कि यार मेरे को बॉर्डर लाइन कॉल है, तो कुछ चांसेस है नहीं मेरे। ठीक है, तो मैंने इंटरव्यूज दिए। अहमदाबाद मेरा कन्वर्ट नहीं हुआ, अच्छा। कोझीकोड मेरा कन्वर्ट हो गया। बट उस टाइम पे ओके। मैंने सोचा कि मेरा आई एम कोझीकोड कन्वर्ट हो गया था। फिर मैंने सोचा कि इस बार तो ऐसे ही दिया था, अगली बार ट्राई करते हैं, परसेंटाइल इंप्रूव करते हैं, वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स भी ऐड होंगे, क्योंकि वर्क जॉब चल रहा था, उसके भी पॉइंट्स रहते हैं। तो राइट। बहुत सारे क्राइटेरिया रहते हैं जॉब के भी, अंडर ग्रेजुएशन के भी, कैट के भी, पास एकेडमिक्स 10 12 सबके क्राइटेरिया मार्क्स रहते हैं। तो ओके। लगा कि एक और बार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली वैसे भी अभी जॉब स्टार्ट ही किया है, अभी तो कोई इतनी जल्दी करनी भी नहीं थी, सोचा भी नहीं था। तो फिर मैंने किया वापस, और फिर मैंने उस वक्त कोझीकोड नहीं किया ज्वाइन। फिर वापस हम लोगों ने कैट दिया। उस टाइम मेरा परसेंटाइल 98 आया था लास्ट ईयर, है ना। अच्छा। फिर मेरे को सेम कॉल्स आए, अहमदाबाद कोझीकोड, कॉल्स में मेरे कुछ इंप्रूव नहीं हुआ। ओके। फिर वापस वही सीन था, अहमदाबाद कन्वर्ट नहीं हुआ, कोझीकोड कन्वर्ट हो गया। बट अगेन मैंने ये सोचा कि यार एज भी मेरी साइड पे है, एक और बार देते हैं, कोई लेट तो हो नहीं रहा, क्योंकि हाँ। एनीवेज 2 साल के लोग एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो मैंने इस बार इसलिए कैट दिया। और ये रीज़न था कि मैंने जॉब के साथ साथ ऐसा कैट में ऐसा नहीं चाहिए था कि आपको है ना फुल फ्लेजेड पढ़ाई करनी है।
जैसे सीए में क्या होता है कि आप 6 महीने की प्रॉपर पढ़ाई करोगे, 5 महीने की एग्जाम लीव लेके पढ़ाई कर रहे हो, कुछ और नहीं कर रहे। कैट में ऐसा है कि अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स वगैरह आपने जो आपने 8, 9, 10 क्लास में करी है, 10 तक की मैथ्स आती है, अगर आपकी वो बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। आपका लॉजिकल रीजनिंग अच्छा है तो आप क्रैक कर सकते हो। इंग्लिश पे आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि हमारा इंग्लिश इतना अच्छा ही था, मतलब मेरा पैसेज और आरसीज में मेरे को बहुत प्रॉब्लम आता था। तो आप उस पर प्रैक्टिस करके इम्प्रूव कर सकते हो। तो इतना वैसा नहीं चाहिए था कि आपको दिन में 8-8, 10-10 घंटे का पढ़ाई करना है। आप 2 घंटे का पढ़ाई करो, मॉक टेस्ट सॉल्व करो, मॉक टेस्ट को एनालाइज करो, देखो कि आपका कहाँ पे आप कौन से एरियाज में आप इम्प्रूव कर सकते हो, वो एनालाइज करो, देखो और फिर दो। तो इस बार भी सेम सीन है, मेरे को अहमदाबाद कोझीकोड से कॉल है ना, और इंटरव्यूज हुए हैं, देखते हैं क्या होता है इस बार। बहुत ही बढ़िया। पर मोटिवेशन क्या था, मतलब ये मोटिवेशन कहाँ से आता है? हाँ इसका आंसर मैं बताता हूँ। हाँ, तो इसमें क्या है, इंटरेस्ट की बात है। देखो मैंने आपको बताया था, एक तो सीए का जैसे करते टाइम भी, इंटर्नशिप करते टाइम काफी लोगों को पता चल जाता है कि मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में है कि नहीं है, हाँ मैं जो काम कर रहा हूँ वो है कि नहीं है। तो जैसे अगर किसी का वो बात भी है कि मेरे को चेंज करना है फील्ड, जैसे इसने मेंशन किया है इसका इंटरेस्ट कंसल्टिंग में और आईबी फील्ड में है, और सीए लोग भी जाते हैं उस फील्ड में, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट फ्रंट एंड रोल्स इन दोज फील्ड्स। राइट, ठीक है, फॉर सीए, करेक्ट। but for MBA students who have cleared from premium B schools, so for them it is relevantly easy for them to get those positions. अच्छा। So that is one of the motivation. And केशव के केस में जैसे मैथ के लिए बोल रहा था, एक बात और बताता हूँ, केशव इज ऑल्सो मैथ पॉजिटिव। इसके सीपीटी में आई थिंक मैथ में फुल 50 out of 50 आए थे, आई गेस। एम आई अच्छा। राइट केशव? हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। सीपीटी ओह, में। अच्छा, ओके, वंडरफुल। सो इसको मैथ मैथ का काफी इंटरेस्ट है, मेरे को भी काफी इंटरेस्ट है, बट मैं इसकी तरह एक्सपर्ट नहीं हूँ इतना। तो ये कैट में भी हर बार मैथ बीइंग मैथ को मेरे को हम्बल फाड़ एज के रख ऑलवेज। देता है। तो ये वैसे बोल रहा है कि उसका मतलब जो पेपर कर रहा है उसके लिए प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, उसको मैथ में इंटरेस्ट है ऑलरेडी, तो मैथ है उसके अंदर, फिर एक डीआईएलआर है वो भी मैथ बेस्ड ही होता है थोड़ा बहुत, तो उसके अंदर इसका काफी इंटरेस्ट है। तो वो बोल रहा है कि मेरे को ठीक है, अच्छा लगता है, उसका प्रिपेयर करने में भी मजा आता है, और उसका फिर ठीक है साइड बाय साइड जॉब के साथ दे दिया। एक एम आई राइट केशव? संकेत क्या, हाँ संकेत, एक सीन क्या है कि है ना, सीए में मोटिवेशन आपको एक्स्ट्रा चाहिए होता है, क्योंकि उस टाइम पे आप कुछ और कर नहीं रहे होते, आप हाँ, केवल पढ़ाई कर रहे होते हो। ऐसा ऐसा लगता है कि यार मेरा टाइम वेस्ट हो गया, साल भर मेरा वेस्ट हो गया, 6 महीने वेस्ट हो गए, अटेम्प्ट लग राइट। गया तो ठीक है। अभी यहाँ पे ऐसा सीन है ना कि आपकी ऑलरेडी जॉब चल रही है, आपका फ्यूचर एक तरह से सिक्योर कर रखा है आपने सीए करके, तो यस। आपका बहुत 80% प्रॉब्लम तो सॉल्व है। अब आप कुछ एक एडिशनल आपको एड ऑन करना है, आप उसके लिए जा रहे हो। अब आप एमबीए कर रहे हो कि आपको एक्स्ट्रा कोई और डोमेन ऐड करना है अपना, अपने कि आपके पास एटलीस्ट ऑप्शन रहे। तो इसमें मोटिवेशन फिर ऑलरेडी ऐसा आता है कि यार कोई दिक्कत नहीं है, सीए तो हो ही रखा है, अब मैं कुछ एक्स्ट्रा ही ट्राई कर रहा हूँ, तो वो हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो मैं चल ही रहा हूँ ना, मतलब हो ही रहा है मेरा काम। तो हाँ, वो सीन। ये भी बहुत सही पॉइंट है कि एक्चुअल में मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है, मोटिवेशन इनहेरेंटली होता ही है, तो हम कर ही लेते हैं। सही बात है। राइट। संकेत, वन मोर पॉइंट इसके अंदर, जैसे अभी कई लोगों को लगता है कि एमबीए काफी लोग मतलब केवल पैसों के लिए जाते हैं, ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। काफी मेरे फ्रेंड्स से, केशव भी जानता होगा उनको, तो उनके रैंक आई थी, ठीक है, सीए में रैंक है, अच्छे पैकेज मिले उनको, अराउंड 25-30 लाख पर एनम के पैकेज इन द बिगिनिंग। तो वो अच्छा। पैकेज छोड़ छोड़ के वो लोग एमबीए करने गए। ओके। तो ऐसा नहीं कि एमबीए करते तुम्हें उससे कुछ बहुत ज्यादा मिल जाएगा, उसकी गारंटी है, वो सब कुछ नहीं है। तो वही बताया मैंने आपको, इंटरेस्ट का होता है किसी को, आगे कई कई लोग होता है कि मेरे को पढ़ते रहना है, अभी एज ही क्या है, और 2-3 साल पढ़ते हैं। बट तो काफी ऑनेस्टली एक फैक्टर बात होते हैं बताओ, इसमें। जब वो 25-30 lakhs के पैकेज छोड़ के अगर गए हैं एमबीए करने, तो फिर उनका पर्पस क्या था एमबीए करने का? एक वही बहुत बताया अच्छा ना मैंने आपके पास आपको, उनको लर्निंग रोल्स वो नहीं अपॉर्चुनिटी मिले है, ना। हाँ, लर्निंग बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बहुत लर्निंग अच्छा है अपॉर्चुनिटी, इसमें। मतलब आप है ना, लर्निंग अभी सीए करा है ना, तो मेरा बैकग्राउंड क्या रहा है, सारे में है ना फाइनेंस के स्टूडेंट्स के साथ मैंने इंटरेक्ट किया है अभी तक, आर्टिकलशिप में जो सीए कर करेक्ट रहे हैं उनके करेक्ट। साथ इंटरेक्ट किया है। लेकिन आप वहां पे जाओगे ना, तो आप बैच का कोई भी डाइवर्सिटी देखोगे, 80% ऑफ द पीपल, एटलीस्ट 80%, 75% ऑफ द पीपल आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, लाइक मोस्टली विल बी इंजीनियर्स जो टॉप आईआईटी से है, आईआईटीएन से, या फिर आपको इनफैक्ट वो ऐसे लोग मिल सकते हैं कि कोई डॉक्टर है, मतलब कोई बंदा अच्छा। एमबीबीएस है, वो भी आपको आपके बैच में मिल सकता है, बीबीए, अच्छा। आर्ट्स, अलग अलग डाइवर्स फील्ड से लोग हैं। तो आपको देखना, करेक्ट। अभी अपनी अपनी है ना, मैंने बहुत जगह रियलाइज किया है, अपनी है ना, अपन जो सोचते हैं बहुत नैरो सोचते हैं, मतलब एज इन केवल अपन नंबर्स की टर्म में सोच रहे हैं कोई चीज कर रहे हैं। बट अगर अपन उन लोगों के साथ बैठ के केस स्टडी कर रहे हैं, सॉल्व, उन लोग की नॉलेज, उन लोगों का एक्सपीरियंस यूज कर रहे हैं, तो अपन चीजों को बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम नंबर्स पर्सपेक्टिव। नंबर्स पर्सपेक्टिव तो अपना स्ट्रॉन्ग है उनसे, फाइनेंस में तो अपन स्ट्रॉन्ग है, अपन बाकी और चीजें बहुत सारी सीखने की, मार्केटिंग, सेल्स, किस तरह से एचआर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, अपन उसको इग्नोर करते हैं, अपने को एचआर पे अपन मीम बनाते हैं,
बट वहाँ पे पता चलता है कि कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लोगों को मैनेज करना सबसे मेन होना चाहिए। सीईओ काम थोड़ी कर रहा है ग्राउंड लेवल पे, थोड़ी है सीईओ लोगों को मैनेज करके ही है, तो एचआर फंक्शन वहाँ से पता चलता है कितना इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन से आपको समझ में आएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको पता चलती है, तो एमबीए ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। वेल सेड। तो अभी तुम लोगों ने बताया कि जॉब के साथ में मोटिवेशन तो अपने आप था ही, पर जॉब के साथ में प्रिपरेशन करना कितना चैलेंजिंग होता है, बिकॉज जॉब रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ आवर्स इन इटसेल्फ। तो क्या चैलेंजेस रहे प्रिपरेशन में? हाँ, तो संकेत इसमें मैं बताता हूँ। देखो, ये डिपेंड करता है फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। इसके अंदर क्या है, बेसिकली 3 सब्जेक्ट हैं। एक तो आपका इंग्लिश है जिसको वीआरसी बोलते हैं, और एक आपका हो गया इसमें क्वांट्स मैथमेटिक्स, और एक थर्ड होता है डीआईएलआर विच इज बेसिकली पजल टाइप क्वेश्चन लाइक डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग। सो बेसिकली कैसा कोई एग्जांपल देगा? लाइक फ्यू पीपल सिटिंग इन ए चेयर, तो उसमें उनकी पोजीशंस बताओ किस किस में, उसमें आपको कुछ मतलब समझ लो उसके अंदर आपको कुछ हिंट्स दे देंगे, उसके बेस पे आपको सॉल्व करने हैं, तो कुछ पजल टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो 3 सब्जेक्ट एग्जांपल हार्ड दे दिया, बहुत लोगों को डर लगता है वो चेयर वाले क्वेश्चन से यार। वो सर्कल वाले क्वेश्चन से बहुत लोगों को डर लगता है, तो एग्जांपल दे दिया। कौन कहाँ बैठा है वही निकालना होता है ना उसमें। हाँ हाँ हाँ, तो ये इसने हार्ड लेवल कर दिया। जैसे ऐसे भी होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, का बार चार्ट दे दिया, इस कंपनी की इतने मंथ्स में ये सेल है, किस तरह से इंक्रीज हुआ, तो आपको अपनी स्पीड से या जो भी आपको एनालाइज करना है वो डेटा बहुत इजी हो गया ना लोगों को पहले आई बता थिंक देना, पर पहले आगे क्या आने वाला है। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस टेस्ट में पूछे जाते हैं आफ्टर यू आर डन विद सीए, और जब आप अपियर करते हो फॉर जॉब इंटरव्यू, उसके पहले जो टेस्ट होता है उसमें आई थिंक वो काफी इजी लेवल के रहते हैं संकेत। हाँ, रहते हैं, तो वो काफी इजी लेवल रहते हैं। अगर किसी ने आपको पता होता है कि एनटीएससी दिया कभी, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जो काफी स्कूल्स में रहता है, काफी लोगों 8th ने और दिया 10th क्लास होगा, में होता था। मैंने भी दिया, काफी लोगों ने दिया इस टाइम पे, स्कूल टाइम पे। तो उसके अंदर अपना एक ये सेम सब्जेक्ट था, राइट। तो वो ये है, उसका थोड़ा डिफिकल्ट लेवल रहता है यहाँ पे। तो बेसिकली अब आप बोलो प्रिपरेशन का कैसे रहता है जॉब के साथ, तो इसमें देखो डिपेंड करता है। पहली चीज तो मैं बोलूंगा, जो भी एंटर कर रहा है उसको कैट में अच्छा परसेंटेज चाहिए, मतलब उसको पता है कि मेरे को ये कॉलेज टारगेट करना है, तो पहले उसको ये देखना पड़ेगा, 1-2 उसको मॉक देने चाहिए, 2-3 मॉक देने चाहिए, उसके बेसिस पे उसको अपना रिजल्ट देना चाहिए, बिना पढ़े मॉक दो, ठीक है? क्योंकि इसमें एमसीक्यू है, ऐसा तो है नहीं कुछ आपको वैसे लिखना है अलग से। तो उसके बेसिस पे आपको आइडिया लग जाएगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो अगर इसके अंदर अब उसके अंदर फिर आप आइडेंटिफाई करो आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से वीक हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। तो ठीक है, तो जैसे मैंने केशव को एग्जांपल दिया, उसके मैथ काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो उसके लिए एक एडवांटेज था, उसको पता था कि मैथ में तो वो पेपर में मतलब 4 ही देगा, काफी बढ़िया लेके आएगा मार्क्स, तो उसको भी केवल 2 सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर करना था। और बेसिकली मोस्टली अपने जैसे अपन हम जो राजस्थान के स्टूडेंट्स रहते हैं, मोस्टली इनका इंग्लिश में काफी चैलेंजिंग रहता है, ये कॉमन है, मैंने काफी जगह देखा है। तो वो अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, और मैं उस पर वर्क कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। थोड़ा टाइम प्रिपरेशन करो, उसके ऊपर सब्जेक्ट पे फोकस रखो, और अगर आपको लग रहा है कर पाओगे तो फिर उसके ऊपर टाइम दो, डेली का 1-2 घंटा भी दोगे ना तो इनफ है। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि कोई बहुत लंबा सीए जितना कोर्स है, अपने सीए के एक या दो सब्जेक्ट जितना पढ़ोगे ना तो भी हो जाएगा इसका प्रिपरेशन। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ मतलब मेरा भी सेम है कि है ना, जैसे विवेक ने बोला कि आप स्टार्टिंग में 1-2 मॉक दो, देखो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। अगर आपके स्कोर आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि है ना ये तो मैं कर लूंगा, मतलब तो फील आ जाता है कि यार ये करा हुआ था बहुत पहले, अगर मैं थोड़ा सा टचअप हो जाएगा इसके ऊपर तो मैं बहुत जल्दी कर लूंगा ये, तो आपको पता है कि आपके पॉसिबल है। तो आपको इतना ज़्यादा वैसा नहीं चाहिए कि आपको डेली के डेली 5-6 घंटे 4-5 घंटे डेडिकेट करने। मेरा हम लोगों का बेसिकली स्ट्रेटेजी रहता था कि हमें पता चल गया था कि क्योंकि कैट है ना टाइम बेस्ड पेपर रहता है कि आपको अब उसमें 50% मार्क्स लिया होगे ना, जितने भी मार्क्स का होता है 50% मार्क्स लिया होगे आप 99.5 प्लस परसेंटाइल आ जाएगी आपकी, 99.5 प्लस है ना 50% मार्क्स में। तो आप 40% मार्क्स लिया होगे आपकी 96-97 परसेंटाइल आ जाएगी। तो वही सीन है। तो आपको वैसा नहीं है कि जैसे सीए में रहता है ना कि यार 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करो तब जाके चांस बनते हैं, 90 मार्क्स प्लस का अटेम्प्ट करो तब जाके चांस बनेगा। तो यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा है कि आप 50% पेपर 60% पेपर भी आपने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया ना तो आपके चांसेस बन जाएंगे। तो आप 60% पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, आपको पहले से पता है, तो आप एरियाज आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेरा कौन से एरियाज अच्छे हैं और मैं उन्हीं एरियाज में फोकस करूंगा ताकि मैं मेरा स्कोर लेके आ जाऊँ। मेरे को लाना तो 40% ही है, फिर 45-50% ही है, मेरा बहुत अच्छा कर लूंगा। अगर मैं 60% पेपर पे गुड एक्यूरेसी करता हूँ मेरा आ जाएगा। तो अपन वैसे करके आइडेंटिफाई करके मॉक टेस्ट कर करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डेली 2 hours 3 hours का स्टडीज विल बी एफिशिएंट for will be effective, efficient and effective study for 2-3 hours daily will be enough for CAT. For from if I talk about for the last 90 days or 80-90 days.
लीव्स लेने पड़ते हैं एग्जाम के जस्ट पहले या यार 1 वीक का लीव मिल 1 जाएगा वीक का लीव इज इनफ। हाँ 1 वीक का लीव 1 वीक ताकि आप लीव। हाँ मॉक टेस्ट दे दो, एक बार रिवाइज कर लो बस। वैसे तो तुमने तो बताया इसमें से कि हाँ हाँ, इसमें मैं एक चीज ऐड करता हूँ, जैसे कि केशव ने बताया कि 2-3 महीने का इसमें अपने को ज्यादा मतलब अगर किसी का पहले से स्ट्रॉन्ग है कोई सब्जेक्ट तो उसको 2-3 महीने इनफ है स्टडी, ठीक है, अपने वो 1-2 वीक सब्जेक्ट पे वर्क करने के लिए। तो मैं इसमें एक सजेशन देना चाहूंगा कि अपने सीए में जैसे मोस्टली जो मई अटेम्प्ट देते हैं, हम्म, अगर वो लोग इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो मई में अपना एग्जाम होने के बाद ही उसका प्रिपरेशन, अगर कोई कॉन्फिडेंट है कि मेरा सीए का हो जाएगा, नहीं भी है तो भी अपन वेट ही करते हैं रिजल्ट आने का, ठीक है। हाँ तो उस टाइम पे करके नवंबर में अगर हैंड टू हैंड देना तो इट विल सेव ए लॉट ऑफ टाइम। लाइक इसमें अच्छा मतलब वर्क एक्स का इतना नहीं कि कई लोग सोचते हैं कि मैं वर्क एक्स लेके फिर जाऊंगा, मेरे ख्याल से उसका कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है इसमें। अराउंड 40, आई थिंक 50% से ज्यादा जो बैच साइज रहता है ना वो फ्रेशर्स का ही रहता है, अच्छा ठीक है। तो इसके अंदर मेरे हिसाब से उसी टाइम पे अटेम्प्ट करना चाहिए, वो जो सेम नवंबर अटेम्प्ट रहता है उसमें रजिस्टर कर लो, 2-3 महीने प्रिपेयर करो अच्छे से, और फिर अच्छे से प्रिपेयर करके दो उसको। मतलब ऐसा मत लो कि ये तो मैं एक बार ट्राई करके दे रहा हूँ देख रहा हूँ और अगले साल दूंगा, जो हमने गलती की थी। यार हमने एक्चुअली ना ये उसमें कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता विवेक। अगर तू सोच कोई केशव 6 मंथ्स की ऑलरेडी अपने टाइम, प्रिपरेशन करके आया है सीए फाइनल की और जाके मैं समझ रहा कैट हूँ के लिए प्रेशर तो समझ रहा हूँ, बट यार तू ये सोच, तेरा 1 साल बच रहा है, तेरे को पता है तेरे को उस फील्ड में जाना है, तो तू अपने 1 साल क्यों खराब कर रहा है फिर, समझ रहा है। ठीक है तो डिबेट है ये चलता रहेगा। मेरा ओपिनियन है कि मतलब उसी टाइम में नवंबर में करना चाहिए। अपने फ्रेंड्स ने कई लोगों ने किया भी है, तो कई आई लोगों थिंक ने वो किया दे है। आर इन गुड पोजीशन कि वो अभी उनका एमबी हो भी गया है। तो एक आइडियल प्लान करेक्ट। बेसिकली यही होता है कि सीए करने के इमिडिएटली बाद, अगर किसी का मई अटेम्प्ट है इमीडिएट स्पेसिफिकली, मेरे अकॉर्डिंग तो इमिडिएटली ये रहता है। नवंबर में जाके दे दो। किसी हाँ, का नवंबर ही होगा तो अगले साल ही देना पड़ेगा, हाँ अगले अगले साल साल ही दे देना दो। पड़ेगा उसको तो। और उसके बाकी बाद अगर में किसी को फिर ऐसा आप लगता है ज्यादा, हाँ ज्यादा प्रेशर लगता है तब तो नहीं देना चाहिए, जैसे केशव ने बोला। हाँ बाकी नहीं नहीं मेरे हिसाब से मेरे पर अकॉर्डिंग ये एक्सपीरियंस लगती के है। लिए देना पर चाहिए वो एटलीस्ट अटेम्प्ट। मॉक के हिसाब से ट्राई कर लेना चाहिए फिर भी। हाँ करेक्ट, हम सब ने हाँ, भी मॉक के इसीलिए हिसाब फॉर्म से तो भरा था उस टाइम एटलीस्ट पे। ट्राई करना ही चाहिए, हाँ। राइट। एंड कोई उसके करेक्ट, बाद कोई नहीं में पूछता कितने अटेम्प्ट लगे इसमें। फिर इसमें कोई नहीं पूछता बिल्कुल। हाँ, करेक्ट। अभी तुम लोगों ने बताया कि सीए रैंकर होने का खास करके काफी एडवांटेज काफी मिलता इंपॉर्टेंट रोल है, है। अहमदाबाद से कॉल आई जाता है। तो सीए होने का कितना एडवांटेज मिलता है, और स्पेसिफिकली इंटरव्यूज में सीए रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं क्या, या फिर क्या एडवांटेज उसका रहता है? ठीक है। तो देख सीए रैंकर होने का एडवांटेज ऐसे मिलता है कि आपका जो इनिशियल कॉल्स आउट होती है आफ्टर कैट स्कोर, उसके अंदर आपको एकेडमिक डाइवर्सिटी के पॉइंट्स मिलते हैं। तो नॉट ओनली रैंकर, ये अहमदाबाद के अंदर है बेनिफिट रैंकर का। सो एकेडमिक डाइवर्सिटी के आपको पॉइंट्स मिलते हैं क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कि हमारे बैच में आए अलग अलग बैकग्राउंड से। अदरवाइज इंजीनियर्स होते हैं मोस्टली, ओके। इंजीनियर्स होते थे अगर तू 5 साल पहले का डेटा देखेगा तो 90% 95% इंजीनियर्स होते थे। तो अभी रिसेंटली उन्होंने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से सीए सी एस सी डब्ल्यू इन ओके। सबको वेटेज दिया है ताकि इन लोगों से भी आए कैंडिडेट्स आए। ओके। और फिर वहाँ पे ये बेनिफिट मिलता है एकेडमिक डाइवर्सिटी का सीए का। एंड सेकंड पार्ट क्या था क्वेश्चन का? इंटरव्यू में क्या एडवांटेज? इंटरव्यूज में, तो इंटरव्यूज के टाइम पे डिपेंड करता है कि आपका जो सेकंड लिस्ट आउट होता है ना आफ्टर इंटरव्यूज, कुछ जगह पे रहता है एकेडमिक डाइवर्सिटी के पॉइंट्स, कुछ जगह पे नहीं रहते। जहाँ पे भी नहीं रहते ना वहाँ पे ऐसा है कि आपका इंटरव्यू, अगर आपका बैकग्राउंड ऑलरेडी सी है तो पैनल को पता है कि आपके पास एक अच्छी खासी जॉब है, अब वो छोड़ के आओगे तो काफ़ी उनको पता है कि ऑलरेडी कैंडिडेट बहुत अच्छा कर रहा है। हाँ। और काफ़ी क्वेश्चन सी ए स्पेसिफिक रहते हैं रिलेटेड टू अच्छा। फाइनेंस, कि आपके आर ओ आई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल, और एसएफएम रिलेटेड काफ़ी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। अकाउंट्स, अगर आपकी जॉब अकाउंट्स ऑडिट रिलेटेड है तो आईएफआरएस, यूएस गैप, इंडेस, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। और इंटरव्यूज काफ़ी फोकस रहता है टुवर्ड्स जो अपन थ्योरी में पढ़ के आए हैं। और अच्छा। अगेन आईएम्स के इंटरव्यूज काफ़ी रैंडम भी होते हैं। अभी आपने कुछ भी नहीं करा, आप कहीं पे आपकी कोई हॉबी है, कहीं घूमने गए हो आप, उस जगह से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अच्छा। बहुत रैंडम इंटरव्यूज भी होते हैं। ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं होता कि ये ही आएगा जो अपन ने पढ़ा है, बट आपको काफ़ी हाँ, हेल्प मिलती है, सीए का एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ जाता है किसी अच्छा। इसमें मेरे से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताता हूँ। मेरे से एक इंटरव्यू में पूछा था, साउथ की 3 रिवर्स के नाम बताओ। अच्छा। आई एम लिविंग इन नॉर्थ, मेरे को क्या पता, मेरे को तो नॉर्थ के भी नहीं पता है। बट स्टिल बता रहा हूँ, कुछ भी रैंडम हो सकता है। तो इसमें मैं एक चीज बताता हूँ, इससे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, वो लोग आपकी अवेयरनेस देखते हैं। ओके। तो अगर किसी का एमबीए का प्लान है तो आई वुड सजेस्ट उसको थोड़ा जनरल अवेयरनेस भी स्टार्ट कर देना चाहिए, बढ़ाना, थोड़ा न्यूज़पेपर रीड करना, या फिर जो बिग इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे अभी इंटरनेशनल लेवल पर रशिया यूक्रेन का चल रहा है, अपने श्रीलंका का क्राइसिस चल रहा है, पाकिस्तान में जो चल रहा है, तो ये सब यूजुअली सीए स्टूडेंट्स अपन इतना फोकस करते नहीं, अपनी स्टडी के प्रेशर हाँ। में रहते हैं इतना। पर मैं
कहूंगा कि डेली का आधा घंटा भी अगर कोई दे ना इसके ऊपर कि मतलब थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस रखे, तो दैट विल हेल्प वेरी मच इन योर इंटरव्यू। क्योंकि अभी इंटरव्यूज में हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम वो जीके प्रिपेयर करने में जाता है। अच्छा। समझ लो, तो बाकी प्रिपेयर नहीं कर पाते क्योंकि जीके के लिए हमें क्योंकि नॉलेज नहीं है, अभी स्टार्टिंग से इतना नहीं देखते थे, हाँ। तो उसको उसको प्रिपेयर करने में काफी टाइम जाता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक हैबिट बना लो इसको, डेली का 15 मिनट्स या फिर हाफ एन आवर अगर कोई दे सकता है तो उसके ऊपर उसको जीके भी अपना इंप्रूव करना चाहिए। बाकी जैसे केशव ने बताया, इंटरव्यू आपका पूरा आपके बैकग्राउंड पे, मतलब वो ये नहीं चाहते कि ये यहाँ पर एमबीए करने आ रहा है तो एमबीए रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे। उनका ये रहता है कि इसने अब तक जो किया है ना पूरे अपने पास्ट लाइफ में, उसका इसको पूरा अवेयरनेस है, जहां जहां ये रहा है। जैसे मैं भी राजस्थान में रह चुका हूँ और मुंबई में भी रह चुका हूँ और जयपुर भी रहा हूँ थोड़ा टाइम के लिए, मतलब चिड़ावर जयपुर। तो मेरे से तीनों तीनों प्लेस से रिलेटेड है ना, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा। ठीक है, तो वो लोग जनरल अवेयरनेस देखते हैं आपकी कि आपको जगह के बारे में कितना पड़ा है। और रिगार्डिंग आपने भी जैसे सीए किया है मैंने, तो मेरे से सीए के रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। अगर मैंने फ्रेशर हूँ, जैसे मैंने बताया कि सीए क्लियर करते तुम नवंबर में अटेम्प्ट दो, उसमें होता है ना, तो उसमें तुमसे करिकुलम रिलेटेड पूछेंगे, तुम्हें सब्जेक्ट के स्पेसिफिक पूछेंगे क्वेश्चन। और जैसे अभी हमें 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो हमसे वर्क एक्स पे पूछते हैं पूरा कि 2 साल में क्या किया है। पर इट इज नॉट लिमिटेड, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ भी पूछ सकते हैं। तो वो ठीक है, वो बाद की बात है, इंटरव्यू प्रिपेयर करेंगे तब पता चल भी जाएगा स्टूडेंट्स को। पर उसमें सब आपको मतलब ऐसा होना चाहिए कि आप फुल टाइम अवेयर हो कि आप क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, और सब चीजें थोड़ा थोड़ा ब्रशअप करते रहो। मतलब ऐसे जो जो किया है ना उसके रिलेटेड अवेयर रहना चाहिए। तो उस पे अभी रहता है जैसे मोस्टली बताया इंटरव्यू। कि इंटरव्यू के लिए बाद में प्रिपेयर करेंगे, तो पहले तो ये बताओ कि तुम लोगों ने कैट के लिए कैसे प्रिपेयर किया, वाज इट ऑन योर ओन या कहीं से कोचिंग ली थी, और फिर बाद में इंटरव्यूज के लिए कैसे प्रिपेयर करना होता है। एंड स्पेसिफिकली क्योंकि ज्यादातर लोग, मैं मतलब हम लोगों ने मैथ्स लास्ट सीपीटी में देखा होता है ना, या अभी फाउंडेशन में देखा होता है, उसके बाद से तो मैथ्स के साथ में टच बिल्कुल ही छूट जाता है। तो मैथ्स ही नहीं, अभी इंग्लिश का भी जैसे तुमने बताया, तो क्या चैलेंजेस आते हैं प्रिपरेशन के अंदर। हाँ, तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, जैसे कि मैंने बताया, इसमें केशव ने बताया था भी, मैथ इसमें 10 तक का ही रहता है मोस्टली। इसमें थोड़ा उसका लेवल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, पर सिलेबस अपना जो 10 तक था ना वही रहता है बेसिक। तो वो जैसे किसी का अगर स्ट्रॉन्ग था, तो यूजुअली मैथ ऐसी चीज है जो लोग जल्दी से भूलते नहीं है, मतलब अगर किसी का स्ट्रॉन्ग है तो। पर प्रिपेयर करने में मेरे को नहीं लगता इतनी डिफिकल्टी आएगी। अच्छा। पर जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश आपका केवल प्रैक्टिस से इंप्रूव होगा। उसमें ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, क्योंकि उसमें पैसेज आते हैं मोस्टली, वो पैसेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो अच्छा। वो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका इंप्रूव होगा। हम्म। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए तो प्रैक्टिस ही है। बाकी मैथ के लिए मैं बोलूंगा, जैसे मेरा मैथ है ना इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, पर मैंने उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया, मैंने मेरे जैसे स्ट्रॉन्ग एरियाज, जैसे मैथ में भी ऐसा है कि 100%, जैसे क्वेश्चन बोला 100% अपने को नहीं प्रिपेयर करना है, तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे ये एरिया स्ट्रॉन्ग है, और जो भी जिसमें मेरे को दिक्कत आ रही है वो मैं छोड़ दिया, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और कैट एक ऐसा एग्जाम है जो कि आपका टाइम मैनेजमेंट भी चेक करता है। हम्म। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट आपको इसमें, जैसे अभी लास्ट हमारे अटेम्प्ट में 24 क्वेश्चन आए थे आई गेस, तो मेरे को अच्छा। 24 पूरे अटेम्प्ट नहीं करने, मैं 15-16 भी करूंगा, और उसमें अच्छी एक्यूरेसी से कर रहा हूँ कि उसमें 13-14 सही हो रहे हैं, तो आई विल स्कोर 99 अबव परसेंटाइल। ओके। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को वो एरियाज को मतलब टच नहीं करना जिनमें ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। हम्म। तो इसलिए प्रिपरेशन जो करो वो उसमें मतलब स्ट्रेटेजी बेस्ड करो, इसमें ये नहीं कि आपको सब आता है। अब जैसे किसी को होता है, मेरे को एक क्वेश्चन आता है तो मेरे को इसमें दिख रहा है 2-3 मिनट मतलब उस क्वेश्चन में मेरे को 4-5 मिनट लगेगा, तो इट डजंट मेक एनी सेंस टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। वो आता है तो भी कई लोग ईगो में रह जाते हैं कि मेरे को क्यों नहीं हो रहा है सॉल्व, मैं पूरा करके जाऊंगा इसको। हाँ। ठीक है, जनरली है तो ना, आपका 4-5 फर्स्ट मिनट। मॉक टेस्ट दोगे ना, स्टार्टिंग में जो मॉक हाँ, टेस्ट दोगे तो उसमें उसमें ऐसे ही आपको होगा। रियलाइज होगा कि आप है ना, अच्छा। यार ये तो हाँ, आता था, ये तो कर चुका हूँ मैं बचपन में, कभी कुछ तो करूंगा आ जाएगा, मतलब अटकता रह जाऊंगा, आने वाला है बस आने वाला है, और पता नहीं चलता कि बोला ना, देखो कि इसका 40 मिनट्स का पेपर है, एक अब कब टाइम खत्म हो हाँ, जाता है पता नहीं चलता। हम्म। तो 40 मिनट्स के 3 सेक्शन है और उसके अंदर 24 क्वेश्चन करने हैं, तो किसी पे भी 4-5 मिनट लग गया ना, तो ऐसा हो जाता है कि आपका 1/8 टाइम तो वहीं पे खत्म हो गया। करेक्ट। मतलब तो सोच, 5 मिनट खत्म हो गए 40 मिनट्स में, तेरा 13-14% का टाइम तो खत्म हो गया। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन भी आ गए, अटेम्प्ट लग गया, मतलब हो गया कैट इस पर। तो वो ये कि आपको इसके लिए बेस्ट रहता है कि आप जितने मॉक टेस्ट दो ना, आपको आइडिया लग जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन देखते ही कि मेरे को स्किप करना है या अटेम्प्ट करना है। राइट। आपको मैथ्स में तो आइडिया लगने लग जाता है। जैसे मेरे को पता था कि यार ज्योमेट्री मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जनरली अपन लोगों का ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, ये हाँ। ज्योमेट्री में थ्योरम है वो है, तो अपने को पता है अर्थमेटिक अपना करेक्ट, स्ट्रॉन्ग है, अपन एलजेब्रा कर सकते हैं, टाइम अर्थमेटिक कर हिस्ट्री। सकते हैं,
तो और लॉजिकल बेस्ड जो मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम वर्क, ये सब कर सकते हैं अगर इन पे प्रैक्टिस हो गया अच्छा खासा। एक प्रॉपर टेम्पलेट वाले क्वेश्चन होते हैं वो आप डायरेक्टली देखते कर दोगे, आप 1 मिनट 2 मिनट में कर दोगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये सब टॉपिक अपने मैनेजेबल है। तो ये सब टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लो, स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करो, देखते लग जाएगा कि हाँ ये करा हुआ है, सिमिलर क्वेश्चन हो जाएगा। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी तो मेरे हिसाब से रहती है कि आप जितने मॉक टेस्ट दे सको, आप वीकली ट्राई करो कि 3 मॉक टेस्ट देने, 2 मॉक टेस्ट देने। मैंने हम लोगों ने दो मॉक टेस्ट सीरीज सब्सक्राइब कर ली थी। अच्छा। तो वीकली उनके टेस्ट होते थे, वीकली टेस्ट दो, वीकेंड्स पे टेस्ट दो, सैटरडे संडे को टेस्ट दे दिया। 5 उसके बाद वर्किंग डेज आएंगे अपने, मंडे से फ्राइडे, उस टाइम पे आप एनालाइज करो मॉक टेस्ट को। मॉक टेस्ट को लोग एनालाइज नहीं करते, वो लोग देके छोड़ देते हैं। मेरे हिसाब से ये नहीं करना चाहिए, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है, तो आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे। फिर तो आप कैट भी आपका एक मॉक टेस्ट जैसे ही हो गया, आप जाके बस दे के आ गए, आपने इंप्रूव तो कुछ किया ही नहीं है। तो आपको पता रहेगा कि आपने किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगाया। आप एनालिसिस करोगे ना, बहुत लोगों को हिट होएगा, यार इस क्वेश्चन में मैंने 8 मिनट लगा दिए, तो तब जाके रियलाइज होगा कि मैं कहाँ टाइम वेस्ट कर दिया था। अगर मैं ये कर देता तो लास्ट में मेरे इतने ईजी सी क्वेश्चन मैंने देखे ही नहीं, इतने ईजी कि 30 सेकंड में देखते ही आ गया आंसर, तो ये तो मैं यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाया, मेरा टाइम खत्म हो गया। तो मेरे हिसाब से मॉक टेस्ट को एनालाइज करना बेस्ट रहता है। और जैसे मैंने बताया ना कि मैं तो ये करता था कि वीकेंड पे 2 टेस्ट दे दिए, सैटरडे संडे, और उनको अगले 5 दिनों में एनालिसिस कर लिया कि कहाँ पे मेरे को इम्प्रूव कर सकता हूँ, कहाँ पे मेरा हो रहा है। और इंग्लिश ऑलरेडी मेंशन कि प्रैक्टिस से आएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आता जाएगा। इसमें 40 मिनट्स का पेपर है, इंग्लिश में टाइम रीडिंग का इशू स्पीड भी है, नहीं आता इतना। अच्छा। रीडिंग स्पीड है, आपको आरसी करनी है तो आपको रीडिंग स्पीड आपकी बढ़ानी पड़ेगी, वो आपको प्रैक्टिस कर करके बढ़ जाएगी आपको ओवर द पीरियड। और फिर इंग्लिश में रहता है कि 2 ऑप्शन में हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, पता नहीं चलेगा दोनों सही लग रहे हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जब स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट दोगे तो आप देखोगे यार ये करूँ या ये करूँ, ए करूँ बी करूँ, ए करूँ बी करूँ, इस पे सोच के आप 1 मिनट निकाल दोगे। बाद में आपको रियलाइज हो जाएगा कि ये कुछ इतना सोच के फर्क नहीं पड़ता, मेरा एक्यूरेसी उतना ही रहता है। तो इससे बढ़िया है कि मैं जल्दी से जो भी इंदौर में डाउट है एक क्लिक कर दूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊँ, ताकि एटलीस्ट मैं क्वेश्चन का नंबर तो बढ़ा दूँ। एक्यूरेसी मेरे को पता है मेरा 50-60%, 40%, 50%, 60% आएगा, तो क्वेश्चन बढ़ा दूंगा तो मेरा मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। मैथ्स में मेरे को पता है कि एक्यूरेसी मेरा अच्छा है, तो मैं क्वेश्चन ज़्यादा इतने वो नहीं सोचता कि सारे करने हैं। मैथ्स में सोचता हूँ कि अगर 18 क्वेश्चन कर लूंगा, उसमें से मैं अगर 15-16 सही कर लूंगा, मेरा 99 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो वैसा है स्ट्रेटेजी, वो सेक्शन वाइज रहेगा। सो स्ट्रैटेजी एज किसी भी एग्जाम में होता है, स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी है, वैसे ही इसका भी स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर शेयरिंग द इनसाइट्स। ऑल्सो अभी कुछ कुछ पॉइंट्स है जो बहुत कॉमन, ऐसे सीए वाले भी बहुत कॉमन निकले, विच इज कि अगर आपको पहले इजी वाले करना है, ईगो नहीं रखना है, डिफिकल्ट सॉल्व करके ही रहूंगा वाला, तो इट गोज विद एनी ऑफ द पेपर्स ऑफ सीए फाइनल एनी एज ऑफ द वेल, पेपर्स, राइट। कि पहले इजी वाले करके मार्क्स स्कोर कर लो, बाकी फिर देखेंगे। ठीक? और मॉक देकर एनालाइज करने वाला पॉइंट बहुत जरूरी है, वो एमबीए हो, एनालिसिस में सीए एक हो, बात आता कोई हूँ, सा भी एग्जाम हो। राइट। एनालिसिस लोग मैथ्स का तो कर लेते हैं, सब करते हैं, हम भी करते थे, पर हाँ। इंग्लिश कोई नहीं करना चाहता है। क्यों लगता है इंग्लिश में क्या एनालिसिस करेंगे? और दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस वही इंग्लिश में एनालिसिस सबसे जरूरी है उसमें आपको, क्योंकि उसमें काफी बहुत मार्जिन से डिफरेंस होता है आंसर के बीच। जैसे क्वेश्चन में कहा 2 ऑप्शंस में काफी एकदम आपको लगेगा एकदम सिमिलर ही तो है, इसमें क्या डिफरेंस है? तो वो चीज आप अगर उसको एनालाइज करोगे तो समझ में आएगा। राइट। तो बहुत जरूरी है खुद को इम्प्रूव करना है तो एनालाइज करने के लिए। एक अब मॉक टेस्ट हर जगह हाँ। इंपॉर्टेंट है, तो सीए में ऐसे है ना कि आपको एक क्वेश्चन स्किप करना है, आप 6 क्वेश्चन आएंगे उनमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 7 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन स्किप करना है। बाकी तो मॉक टेस्ट दोगे मॉक ना तो टेस्ट आपको पता अपने चल जाएगा कि यार ये वाले टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन मेरे प्रैक्टिस नहीं करा हुआ, तो ये छोड़ दूंगा मैं। तो सीए में भी ये हेल्प करेगा, ये सब चीज की मॉक टेस्ट दोगे तो मॉक उसमें टेस्ट हेल्प तो करेगा। सीए में भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी राइट, इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट सीए के लिए। काफी इंपॉर्टेंट है। अब एमबीए करने के बाद में कौन सी अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं जो ओपन होती है? सो कंसल्टिंग और आईबी प्रीडोमिनेटली अपने 2 फाइनेंस साइड पे। राइट। आईबी में भी ऐसा है कि जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है ना जनरली सीएस को, वो मिड ऑफिस मिलेगा या फिर बैक ऑफिस मिलेगा। अच्छा। फ्रंट ऑफिस का अपॉर्चुनिटीज काफी कम रहता है, काफी लिमिटेड रहता है। हम्म। ठीक है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है। सेकंड इसकी कंसल्टिंग, कंसल्टिंग डोमेन में भी बहुत लिमिटेड जॉब्स है, स्ट्रेटेजी कंसल्टिंग तो मिलता ही नहीं है, अच्छा। बहुत ही कम मिलता है। तो वो आपको एमबीए के बाद में अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाता है। अगेन फिर आपको अगर आपको आपका नेटवर्क इतना अच्छा हो जाएगा वहाँ पे जाके कि हम्म। अगर आपको इनफैक्ट स्टार्टअप का भी आपके माइंड में है तो आप काफ़ी कुछ वहाँ पे सीख जाओगे, पर्सनली बहुत ग्रूम हो जाओगे। तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा इन द फ्यूचर। आपका नेटवर्क, आपके फ्रेंड सर्किल, आपके एल्यूमनाई एसोसिएशन, सब लोग इतने स्ट्रांग होंगे कि आपको किसी भी टाइम पे प्रॉब्लम नहीं आएगा बाद में फ्यूचर। राइट। अब आपका क्या फ्यूचर प्लान है? सो केशव हैज अभी यार, ऑलरेडी मेंशन। हाँ,
तो विवेक आपका क्या प्लान है? संकेत, इसके अंदर मैं बताता हूँ कि जैसे अभी केशव ने बोला किसी का फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो उसके लिए वो है, पर एमबीए में मैं एक बात आता हूँ, एमबीए की ये खास बात है उसमें केवल फाइनेंस फील्ड तक लिमिटेड नहीं रहता हो, उसके अंदर आपको हर डोमेन का नॉलेज मिलता है। मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो भी डोमेन है, जैसे एचआर हो गया आपका, ऑपरेशंस हो गया आपका, मार्केटिंग हो गया, जितने भी डोमेन है सबका आपको इंसाइट्स मिलते हैं अलग अलग। मतलब उसका करिकुलम काफी डाइवर्स है, प्लस उसमें जो स्टूडेंट्स जो बता आते हैं, जैसा कि ने बताया, काफी डाइवर्स बैकग्राउंड से रहते हैं सब। तो उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज का लाइक इट्स ए फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मतलब काफी अपॉर्चुनिटीज है उसमें। जरूरी नहीं कि आपको फाइनेंस फील्ड में ही जाना है, अगर हो सकता है आपको उसमें क्या आपको इलेक्टिव्स भी सेकंड ईयर में सिलेक्ट करना होता है, आपको स्टार्टिंग डिसाइड नहीं करना आपको फाइनेंस से करना है कि फर्स्ट ईयर आपके पास रहता है डिसाइड करने के लिए। फर्स्ट ईयर में मैं तो बोलता हूँ कि सारे सब्जेक्ट्स पे बराबर फोकस रखो, और आपको लगता है कि मेरा इस फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है और मैं ये फील्ड में कुछ कर सकता हूँ, तो इट्स नॉट बैड कि मैंने पहले सीए किया तो सीए वेस्ट हो जाएगा, या फिर मेरे फाइनेंस फील्ड में आने का मतलब क्या रहा। अगर आपको दूसरी फील्ड में जाना है तो काफी लोग जाते हैं और वहां पर सक्सीड भी होते हैं। तो आई थिंक ओपन माइंड रख के जाना चाहिए। मेरा भी अभी यही है, मैंने ऐसे कुछ फाइनल नहीं किया कि मेरे को फाइनेंस में ही करना है, पर हाँ अभी तक का देखूंगा तो मेरे को भी ये लगता है कि फाइनेंस फील्ड वुड बी द बेटर फील्ड फॉर मी, बट या आई एम ओपन टू other opportunities. Now, finally, I would like to ask the last question, which is कि कोई final piece of advice है तुम्हारी तरफ से, not just with regards to MBA but also with regards to CA, क्योंकि दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट तो है ही, और एक तो हमारे पास 19 साल में रैंकर है, तो क्या एडवाइस रहेगा स्टूडेंट्स के लिए? मेरा तो ये एडवाइस है कि आप जैसे उस टाइम पे मेरे मन में डाउट था कि आर्टिकलशिप बिग फोर से करूँ नहीं करूँ, बिकॉज लोग बोलते थे कि एग्जाम लीव नहीं मिलेगा और सपोर्टिव नहीं रहेंगे, आपको बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर रहेगा, क्लासेस अटेंड नहीं कर पाओगे। हाँ रहता है, मतलब बीच बीच में आपकी प्रॉब्लम आएगी कि आप यहाँ पे जैसे जयपुर में काफ़ी लोग होते हैं कि सुबह शाम क्लासेस भी अटेंड करते हैं, मॉर्निंग क्लासेस इवनिंग क्लासेस दोनों क्लासेस करी, वहाँ पे मैं नहीं कर पाता था, वहाँ पे मॉर्निंग क्लासेस कर लो वही बहुत अच्छा था। तो लेकिन अभी आजकल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने लगी है, जैसे उस टाइम पे तो क्या था कि जाके आपको सेंटर पे देखना है, अभी वीडियो क्लासेस का ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो, अपनी स्पीड पे देख सकते हो। मेरे को 2x पे देखना होता है, मैं 2x पे देख लूंगा। तो मेरे को क्लासेस खत्म करनी है, खत्म कर दूंगा, ताकि एटलीस्ट मेरे को पता रहे कि क्या सब्जेक्ट में है। देखो सीए में क्या होता है कि एंड में 5 महीने आप कैसे स्टडी कर रहे हो, एग्जाम लीव में 4 महीने कैसे पढ़ाई कर रहे हो, बहुत मैटर करता है। क्लासेस आपको आइडिया दे सकता है, कोई टीचर आपको आइडिया दे सकता है कि किस तरह से अप्रोच करना चाहिए सब्जेक्ट को, वो आपको हेल्प कर सकता है, बट एंड में आपको एफर्ट पूरे करने हैं, तभी आपका रिजल्ट आएगा। तो उन मेरे हिसाब से कि उन 4 महीने में आप फुल फोकस करो, ट्राई करो कि आपका जितने ज़्यादा डाउट्स हो सॉल्व हो जाए, बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो। मेरा हमेशा रहता था कि बेसिक स्ट्रॉन्ग रखूंगा ना तो क्वेश्चन, मैं प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस नहीं करता था। मेरे को नहीं था कि अकाउंट्स में मैं बैठ के क्वेश्चन करूँ, मेरे से नहीं होती थी, मैं इतने एफर्ट नहीं करता था, मैं पेन भी नहीं लेके बैठता था। अकाउंट्स को मैं थ्योरी सब्जेक्ट की जैसे पढ़ता था कि मेरे को पता रहेगी क्या होता है, कैसे फ्लो जाता है, फिर मैं कर लूंगा। क्वेश्चन चेंज आ जाएगा, इससे फिर मैं कोई दूसरा नया क्वेश्चन कुछ भी बन के आगे मैं कर लूंगा। तो मेरा थ्योरी पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं रहता था, मेरा प्रैक्टिकल रहता था कि मैं बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप कर लोगे कुछ भी मैनेज। तो सीए में मेरा ये एडवाइस है कि आप ट्राई करो कि आप एग्जाम लीव के अंदर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो और मॉक टेस्ट दो, क्योंकि लोग है ना जाती एग्जाम के अंदर बैठ जाते हैं, फिर एकदम से वो 3 घंटे कब खत्म हो जाते पता नहीं चलता, फिर अब बाद में पता चलता है कि यार 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हुआ, 65 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हुआ। तो 65 में से 40 लाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। आप एक्स्ट्रा अगर आप 35 मार्क्स का अटेम्प्ट करोगे, 100 मार्क्स 90+ अटेम्प्ट करोगे, वेरी गुड चांसेस कि आपका वो 40 वाला बेंच मार्क तो हट जाएगा, और टोटल 200 लाने के लिए आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा जो आपको स्कोर ला के देगा। और कोई ऐसा टारगेट मेरे नहीं चल रहा था कि रैंक लानी है, रैंक लानी है, रैंक के एम से नहीं पढ़ रहा था। उस वक्त ये था कि भाई पास हो जाओ बहुत है, मतलब एग्जाम के रिजल्ट से पहले तो मेरे को अगर 400 नंबर देता मैं बहुत आराम से एक्सेप्ट करता, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था। उस वक्त टारगेट वो 400 था नंबर, तो वैसा सीन है। और एफर्ट करो, और रैंक आया तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज आपके पास रहेगा बाद में, क्योंकि लाइफ टाइम रहेगा रैंक आपके साथ। तो एम करो और अपना बेस्ट दो, तो सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। और बाद में का फ्यूचर में आप खुद थोड़े टाइम बाद लोग मेच्योर हो जाएंगे, पता चल जाएगा कि जॉब में उन्हें बहुत मजा आ रहा है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत लग रहा है कि कर सकते हैं, तो सबके पाथ क्लियर होते जाएंगे ओवर द पीरियड। किसी को 6 महीने बाद समझ में आएगा, किसी को साल भर बाद समझ में आ जाएगा क्या करना है। बहुत लोग हैं जैसे मेरे साथ के कुछ फ्रेंड्स हमारे यूपीएससी भी कर रहे हैं, कुछ लोग एमबीए भी कर रहे हैं, कुछ लोग जो अलग से सीबी आरबीआई में भी गए हैं, तो अलग, और कुछ लोग कंसल्टिंग एमबीए करने भी गए हैं, अलग अलग जगह पे गए हैं, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज रहेगा। तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा आपके लिए बेस्ट क्या है, तो ओवर द पीरियड आप एनालाइज करके देख सकते हो। राइट, कुछ लोग एंटरप्रेन्योर भी हैं। विवेक भाई आपकी तरफ से क्या एडवाइस रहेगा?
हाँ, एक तो मैं इसमें बोलना चाहूंगा कि जैसे मैंने बताया कि कुछ भी करो ना, फुल डेडिकेशन के साथ करो अपना। इसके अंदर भी आपको बताया ग्रेजुएशन हुआ वो भी पूरा अच्छे से करना है, सीए के स्टडीज है वो भी अच्छे से करना है, उसमें बढ़िया परसेंटेज लेके आने। रैंक तो ठीक है, आया तो आया है, वरना पास तो होना ही है और बढ़िया परसेंट से होना है। और उसके बाद आपका जो आर्टिकलशिप कर रहे हो ना वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों को इसी फील्ड में आगे करियर बनाना है ना। तो अगर आपका आर्टिकलशिप अच्छा रहता है तो आपको बाद में देखो जॉब्स के लिए इंटरव्यूज देने पड़ेंगे। अगर आपका आर्टिकलशिप अच्छा नहीं रहा तो आप केवल किताबी नॉलेज से आप इंटरव्यूज क्रैक नहीं कर पाओगे। राइट। ठीक है, तो बेसिकली मतलब जो भी कर रहे हो सब अच्छा फुल डेडिकेशन के साथ करो। इसके बाद जो सीए का जॉब भी करते हो अगर बाद में तो वो भी अच्छे से करो, और एमबीए की तैयारी करनी है तो वो भी अच्छे से करो। तो जो करना है सब बढ़िया से करो, ये एडवाइस है। और जनरलाइज कर दिया। जनरलाइज हो गया आंसर ये एकदम। बाकी केशव ने बोला था उसके ऊपर एक कमेंट भी है। केशव का मेरे पास कॉल आया था एग्जाम के बाद, तो ये बोल रहा था कि मैं शायद पास भी नहीं होऊंगा, मतलब खुद के लिए बोल रहा था ये। अच्छा। तो भाई रैंक लेके आया। वही बोल रहा हूँ, नहीं पता रहता यार। मेरे को बोला ना मैंने तेरे नहीं को कि पता मेरे को रहता। तो रिजल्ट से पहले 400 नंबर भी देता तो मैं एक्सेप्ट कर लेता। अच्छा। मेरे को बस 400 नंबर का टारगेट था कि वापस नहीं हो पाएगी यार पढ़ाई। पढ़ाई से बहुत डर लग रहा था कि वापस कैसे वो बुक्स ओपन करूंगा। तो मेरा तो सबसे ज्यादा मोटिवेशन सीए के टाइम पे ये था कि ये बुक्स मैं वापस नहीं पढ़ पाऊंगा, तो इस बार निकाल के खत्म करूंगा। राइट। एक बात केशव ने कही थी कि पता ही नहीं चलता टाइम कब निकल जाता है, लोग 65-70 का ही अटेम्प्ट करते हैं, उसके लिए मॉक लिखना चाहिए। मैंने बहुत राइट। बार लोगों को बताया है, मतलब मैंने ओपनली वीडियोस में काफी बार इस चीज को मेंशन किया है, लिंक्डइन पर भी पोस्ट डाला है कि मेरा मॉक का स्ट्रैटेजी क्या होता था कि मैं 3 घंटे के अंदर ऑप्शनल क्वेश्चन इंक्लूड करके सॉल्व करता था, तो उसकी वजह से ये स्पीड अपने आप ही बहुत ज्यादा हो जाती। करेक्ट, राइट। बहुत अच्छा है ये। बहुत अच्छा, मतलब मेरे को पता नहीं था ये वाला स्ट्रेटेजी, वरना मैं भी ट्राई करता। सच्ची में बहुत अच्छा है ये कि आप ऑप्शनल को भी लेके चलोगे ना तो आपके दिमाग में रहेगा कि मेरे को उसके लिए भी टाइम निकालना है। हाँ। अगर देख, अगर ऐसा रहता ना कि 3 घंटे में मेरे को 120 मार्क्स का भी करता तो लोग वो भी अटेम्प्ट करते, 140 मार्क्स का पेपर होता तो वो भी करते कैसे ना कैसे राइट। करके करेक्ट। मैनेज। तो अभी बेंच मार्क अगर आप अच्छा लेके चलोगे तो बहुत हेल्प मिलेगा। ये बहुत अच्छा राइट। एडवाइस है। इसकी वजह से लिटरली राइट। मेरे 10-10 मिनट पहले भी पेपर खत्म हुए एग्जाम। यस, क्या बात है। मेरे नहीं हो पाए थे। यार संकेत अपन एक ही हॉस्टल में थे, हमें दे दिया होता एडवाइस। मेरा एग्जाम बाद में था ना पर। वो बात भी सही है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग, इतना सब कुछ शेयर किया। आई होप कि तुम लोगों को मजा आया होगा आपस में भी बात बहुत मजा करके आया, इस बारे बहुत में। मजा और काफी मजा आया, काफी टाइम बाद बात कर रहे हैं हम भी वीडियो कॉल पे। हाँ। एंड आई होप कि व्यूअर्स को भी पसंद आया होगा। सबसे पहले बता दूं कि अभी कॉलेज डिसाइड नहीं हुआ है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में दोनों को विश कर दो यार, ऑल द बेस्ट लिख दो नीचे कमेंट सेक्शन में कि अहमदाबाद हो जाए। अहमदाबाद का एम है कि कहाँ का है? हाँ, अहमदाबाद एम तो बेस्ट है यार। अहमदाबाद का ही है। अहमदाबाद का बाकी ही एम है। देखो। तो ऐसे कमेंट सेक्शन में लिख दो, होप करो कि अहमदाबाद के लिए हो जाए। होप एंड प्रेज फॉर बोथ ऑफ यू गाइस। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। एंड अगर पसंद आता है वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर सब्सक्राइब मोर करो। सच वीडियोस, और कमेंट करना मत भूलना। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।